क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेरी तरफ से। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? डाइपोल, अगर डाइपोल का मतलब तुम लोग समझो तो डाइपोल का अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो डाइपोल का मतलब होता है डाई प्लस पोल। डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है पोलरिटी। यानी कि अगर कहीं पर दो सेम वैल्यू के, अगर कहीं पर दो सेम वैल्यू के चार्ज, अगर कहीं पर दो सेम वैल्यू के चार्ज, ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, अगर ये दो सेम वैल्यू के चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, अगर ये दो सेम वैल्यू के और अपोजिट पोलरिटी के, दो डाई मतलब दो, पोलरिटी मतलब पोल मतलब पोलरिटी, दो पोलरिटी के, दो पोलरिटी मतलब एक प्लस और एक माइनस, अगर इस तरह का चार्ज सेम वैल्यू का प्लस सेम वैल्यू का माइनस चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा हो तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब होता है डाई मतलब दो और पोल मतलब पोलरिटी। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ अगर दो सेम वैल्यू के और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो। ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू यहां रखा और माइनस क्यू मेरे कमरे रख दिया, ऐसा नहीं होगा, दोनों के दोनों यही मेरे कमरे में होना चाहिए। तो अगर दो सेम और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो तो उस चार्ज सिस्टम को या ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब वो दो और पोल मतलब पोलरिटी, तो दो अपोजिट पोलरिटी, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो दो सेम वैल्यू के चार्ज लेकिन अपोजिट पोलरिटी के चार्ज जो होंगे और स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होंगे तो उसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखिए भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि दो सेम वैल्यू के, यदि दो सेम वैल्यू के और अपोजिट पोलरिटी के, यदि दो सेम वैल्यू के और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज, यदि दो सेम वैल्यू के और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। चलिए भाई आगे की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। डाइपोल मोमेंट वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है लेकिन हम लोग उतना पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है, जरूरत से भी थोड़ा ज्यादा ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल आईआईटी के लेवल का पढ़ लेंगे। क्योंकि कल भी मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया, अगर तुम लोग मेरे यूट्यूब पर लास्ट टाइम वाली क्लास देखोगे तो उसमें देखोगे मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट में बहुत आगे की चीज बताई है। लेकिन ठीक है वो इतना बताने की जरूरत नहीं है, इतना बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो बेसिकली जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था वो आईआईटी के अगर एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए होता है। लेकिन ठीक है हमारा जितने में काम चलेगा उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग जानेंगे जिससे कि हमारा पेपर में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। भाई डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट मेरा सपोज ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है भाई, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो ये तो हो गया मेरा डाइपोल। इसके बीच जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अगर मैं 2d कहूं, 2d, d भी कह सकते हो तुम लोग, x भी कह सकते हो, y भी कह सकते हो। 2d मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर सेंटर से माने तो d इधर और d इधर, इसलिए किताबों में भी 2d लिख देते, मैं भी 2d लिख दे रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस 2d माना है, मेरी मर्जी है, मैं 2d मानू, 4d मानू, x मानू, y मानू, जाड़ मानू, कबूतर मानू, चूहा मानू, बिल्ली मानू, कुछ भी मानू, मैंने यहाँ पर क्या माना 2d। तो दो मेरे चार्ज है, दो अपोजिट पोलरिटी के सेम वैल्यू के मेरे चार्ज है, दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हैं 2d पर, तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, ऐसे डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट होगा जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी भाई Q इंटू 2d, Q इंटू 2d।
जो मेरा डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी एक कोई चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, उसका प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। उसे हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर याद करना हो, एक चार्ज और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसे मैं क्या कहूंगा? डाइपोल मोमेंट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। चूंकि यहां पर वेक्टर लगा हुआ है, ये भी वेक्टर लगा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी एक कैसी क्वांटिटी रही होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरी कैसी क्वांटिटी रही होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मतलब अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसका अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब ये होगी मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन होगी इसकी माइनस से पॉजिटिव होगी, माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में 3 पॉइंट तुम लोगों को बता रहा हूं। पहला, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई एक चार्ज इनटू उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक। दूसरा, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी कि माइनस टू पॉजिटिव। माइनस से प्लस जो है इसकी डायरेक्शन होगी किसकी? डाइपोल मोमेंट की। ये पॉइंट इतना उतारिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या क्या किस तरह से पेपर में आ सकता है चीजें। तीनों पॉइंट लिख लेना भाई। ये डाइपोल मोमेंट ये या एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा। चलिए, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज पूछ सकता है इस पे, उन चीजों को देखते हैं। दिख नहीं रहा? एक मिनट, शायद यही कहना चाह रहे हो हम सब में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल एक्सिस पर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल एक्सिस पर। देखिए भाई, ये मेरा एक निगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज कह दो, है ना। इसे मैंने प्लस Q1 कह दिया, इसे मैंने माइनस Q1 कह दिया, तभी तो डाइपोल बनेगा। Q1 भी ना कोई सा Q ही कह दो, सिर्फ प्लस Q और इसे माइनस Q, ऐसे कह सकते हैं ना, तभी तो डाइपोल बना होगा। और इसके बीच जो डिस्टेंस मेरा रहा होगा उस डिस्टेंस को मैंने कह दिया 2D, जो अब तक मैं करता आ रहा हूं। मैं डिस्टेंस को 2D ही लिख दे रहा हूं क्योंकि किताबों में भी जनरली यही लिखा होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, ये 2D का मतलब होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस भाई, ठीक। अब मेरे से डाइपोल एक्सिस बोला गया है, तो यहां पर अगर डाइपोल एक्सिस की बात करूं तो मेरा डाइपोल एक्सिस जो होगा, ये वाला जो एक्सिस रहा होगा, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन का जो एक्सिस रहा होगा, उसे मैं बोलूंगा डाइपोल एक्सिस। उसे मैं बोलूंगा डाइपोल एक्सिस, डाइपोल का एक्सिस, यानी कि जो लाइन, जो एक्सिस दोनों चार्ज को जोड़ रहा होगा, जो एक्सिस दोनों चार्ज को जोड़ रहा होगा, एक्सिस दोनों चार्ज को जोड़ रहा होगा, उसे मैं क्या बोलूंगा? डाइपोल एक्सिस।
अब जो एक्सिस मेरा दोनों चार्ज को जोड़ रहा होगा उसे मैं बोलूंगा डाइपोल एक्सिस। मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कि डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर, डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे भाई। तो सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया P, ये मैंने यहां पे एक पॉइंट P लिया, ये मैंने यहां पे एक पॉइंट P लिया, तो इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इतनी चीजें तुम लोगों को करा चुका, अब नहीं लगता मुझे तुम्हें टफ लगना चाहिए। अगर तुम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, दो चार्ज आपके पास गिवन है, तो इन दोनों चार्ज का तुम लोगों को बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करेगा। तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट P पर एक तो मेरा E आएगा इस पॉजिटिव Q के कारण, और एक मेरा E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा इस माइनस Q के कारण। मैं कह सकता हूं इस पॉइंट P पर मुझे, जैसा कि हेडिंग ऊपर है, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डाइपोल एक्सिस, तो पहले मैंने डाइपोल एक्सिस बना लिया, उस डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट मैंने P ले लिया। अब इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, इसलिए मैं कह सकता हूं इस पॉइंट P पर जो E होगा वो E दोनों चार्ज के कारण होगा, एक तो प्लस Q चार्ज के कारण ना होगा और एक माइनस Q चार्ज के कारण होगा भाई। तो दोनों को एक एक करके हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। E प्लस Q के कारण कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज इसे आप सेंटर से x डिस्टेंस पे मान लो भाई, इसे सपोज आपने सेंटर से x डिस्टेंस पे मान लिया, ठीक है। तो अगर यहां से यहां की डिस्टेंस देखो तो कितना हो जाएगा, आपने इसे सेंटर से माना, x जो है मेरा डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है, x जो है मेरा, मैं कह सकता हूं x डाइपोल के सेंटर से P का डिस्टेंस, डाइपोल के सेंटर से P का डिस्टेंस, सेंटर से माना है x। तो अगर E प्लस Q निकालना हो तो देखो भाई यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस रहा होगा ये फाइंड आउट कर लो पहले। ये x सेंटर से माना तो इतना क्या रहा होगा d भाई, 2d पूरा माना था ना, इसलिए माना था 2d, इतना क्या रहा होगा d, ये भी क्या रहा होगा मेरा d। तो मैं कह सकता हूं Q से जो डिस्टेंस होगा इसका वो हो जाएगा x प्लस d, वो हो जाएगा x प्लस d। तो अब मुझे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चार्ज मेरा Q है, डिस्टेंस मेरा x प्लस d है। तो निकालिए भाई क्या फॉर्मूला होता है E का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम की बात नहीं की तो एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्मॉल q लिया तो हम यहाँ पे स्मॉल q ही लेंगे, इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x प्लस d का स्क्वायर। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा सब कुछ नया चीज नहीं बताया, सिर्फ डाइपोल नई चीज बताई है, उसके बीच डिस्टेंस 2d लिया है, उसके बाद एक्सिस, डाइपोल का जो एक्सियल होगा या एक्सिस होगा वो कहां पर होगा ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया। कॉन्सेप्ट इतना बन गया होगा माइंड में, फीलिंग आ गई होगी कि पॉइंट P कहां पर होगा। तो जो पॉइंट P का डिस्टेंस होगा सेंटर से वो x माना है मैंने, तो इसलिए पॉजिटिव Q से x प्लस d होगा। E का फॉर्मूला मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, r की जगह क्या हो जाएगा x प्लस d। तो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज के कारण मेरा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आना चाहिए। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर तुम डायरेक्शन भी निकालना चाहो तो मेरे E पॉजिटिविटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, E पॉजिटिव Q ये डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को होती है। तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन बाहर होना चाहिए, यानी कि उस डायरेक्शन में। अब इसी तरह से E माइनस Q फाइंड आउट कर सकते हैं। E माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस चार्ज के कारण फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा Q अपॉन, अब डिस्टेंस बताओ यहां से, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ये कितना x, ये कितना d, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हुआ x, ये कितना हुआ d, तो इतना डिस्टेंस मेरा, ये डिस्टेंस रह जाएगा मेरा x माइनस d भाई, ये डिस्टेंस रह जाएगा मेरा x माइनस d। तो यहां पर मैं कहूंगा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x माइनस d का स्क्वायर, x माइनस d का स्क्वायर।
क्लियर। तो अब इसकी अगर डायरेक्शन की बात करूं, निगेटिव, सिर्फ इसके कारण डायरेक्शन की अगर बात करूं तो तुम लोग देखो क्या होनी चाहिए डायरेक्शन भाई। ये निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कर दे तो इनवर्ड होती है, निगेटिव में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, इसका मतलब यहां पर ये रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं ई के कारण जो डायरेक्शन रही होगी मेरी वो रही होगी ई माइनस क्यू, ये रहा होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी और उसकी डायरेक्शन किधर हुई, बाहर की साइड को। निगेटिव चार्ज के कारण मेरा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी, उसकी डायरेक्शन कहां हुई, अंदर को। यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमेशा अपोजिट रही होगी। इस केस में दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रही होगी, अपोजिट। तो यहां पर अगर रिजल्टेंट निकालना हो इनका, दो फोर्स लगी हुई है, दोनों फोर्स अपोजिट है। सपोज दो फोर्स लगी हुई है मेरी, एक उस डायरेक्शन में लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का क्या होगा भाई, डिफरेंस। तो मैं कह सकता हूं यहां पर अगर मुझे रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, ई नेट अगर मैं कहूं तो मैं अगर ई प्लस क्यू माइनस क्यू, देखो मेरी दो फोर्स लगी हुई है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। सपोज मेरे से पूछा गया F नेट क्या होगा भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि F1 माइनस F2 होगा, यानी कि ये माइनस ये होगा, तो इसका मतलब मैंने अज्यूम किया कि मेरा जो F नेट रहा होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे इसका मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी उसी में जानी चाहिए। तो एफ नेट की यहां पर डायरेक्शन ये मानी है आपने, तब जाकर आप कह रहे हो कि F1 माइनस F2। अगर एफ नेट की डायरेक्शन ये होती तो इसका मतलब F2 माइनस F1 होता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर का। उम्मीद करता हूं यहां तक सब चीज क्लियर रही होगी। तो इसकी अगर वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, ऊपर मैंने फाइंड आउट कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का स्क्वायर भाई, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स माइनस डी का स्क्वायर भाई। ये होना चाहिए, कुछ नहीं किया, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा दिया। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन मैंने मानी है, मैंने ये माना है कि ई नेट की डायरेक्शन ये रहेगी, क्योंकि इस वाले को मैंने पॉजिटिव वाला, इस वाले को मैंने क्या माना, नेगेटिव। उम्मीद करता हूं यहां तक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। ये चीज कॉमन आ जाएगी, इतनी दोनों में सेम है। तो मैं कह सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/x प्लस डी का स्क्वायर माइनस 1/x माइनस डी का स्क्वायर, ये रहा होगा। कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया, गुना भाग किसी मैडम, इतना सबको आता है, सब आता है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आता, मशीन भी आता, सब आता, बस भूल गए हो, दिमाग पर धूल जमा लिए थोड़ी सी, ठीक है। उस धूल को उतारने का काम कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं आता, सब है तुम्हें, सब पढ़ा तुम लोगों ने। इसे सोल्व करेंगे यहां से, तो मैं कहूंगा बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लो कैसे करेंगे, इसे इधर ले जाओ, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि x माइनस डी का स्क्वायर माइनस x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन x प्लस डी का स्क्वायर इंटू x माइनस डी का स्क्वायर, ये रहा होगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। देखो अगर इसे मैं सोल्व करने की बात करूं, अगर मैं कहीं पर कह रहा हूं a प्लस बी पूरे का स्क्वायर इंटू a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसे क्या लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं यहां सोल्व करके ही आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, ऊपर सोल्व करेंगे, ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd, ये क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2xd, ये बचना चाहिए। सोल्व कर लो दोनों को, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये माइनस 4x आ गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पे आएगा माइनस 4xd अपॉन
एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर भाई, ये आना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया है। आमिर हुसैन कह रहे हैं हम नए हैं। नहीं नहीं हो बेटा, पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा आपने, सब पढ़ा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, या 10वीं में या 11वीं में या 12वीं में या फिर डिप्लोमा में या उसके बाद कोई कोर्स किया है तो उसमें। यहां तक क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं कह सकता हूं E बराबर होगा मेरा Q माइनस रख लो यहां 4xd अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो भाई, तुम लोगों को मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, जब मैं तुम लोगों को डाइपोल बता रहा था, तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता। तो मैं कह सकता हूं डाइपोल में दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि डी बहुत छोटा होगा किस एक्स। जब एक्स बहुत छोटा होगा तो इसे इसमें घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए हम डी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। डी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। डी चूंकि एक्स की कंपैरिजन, भाई तुम ही बताओ, अगर तुम्हें 1 लाख में से 1 घटाना हो तो कुछ फायदा नहीं, 1 लाख ही लगभग, अगर 1 लाख में से 1 घटाओगे तो लगभग 1 लाख ही बचा, तो वो नेगलेक्ट हो जाता है उस केस में, पढ़ा होगा इतना। तो यहां पर देख सकते हो E बराबर मेरा आ जाएगा भाई। और अगर मैं Q इंटू 2D की बात करूं, मुझे पता है डाइपोल मूवमेंट जो है मेरा, मुझे पता है मेरा जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है मेरा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2D, ये तो होता Q इंटू 2D। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये कितना आ गया मेरा, 2x आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लो, इस चीज को मैं लिख सकता हूं Q इंटू 2D इंटू 2x, ये तो बचा होगा, 2 दूनी 4x, ये बच गया। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, P। तो मैं कह सकता हूं यहां पर आएगा ये मेरा माइनस P इंटू 2x अपॉन, ये नेगलेक्ट किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। तो यहां से अगर एक्स से एक्स कैंसिल आउट करोगे तो यहां मिलेगा मुझे माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब, यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डाइपोल मूवमेंट के एक्सिस पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स क्यूब, ये निकालना था मेरे को। और अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा भाई, डाइपोल मूवमेंट देख सकते हो, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्शन की बात करूं E इक्वल्स टू माइनस आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी P का अपोजिट होगी। और P कहां होता है, P की डायरेक्शन क्या होती है, अगर P की डायरेक्शन तुम लोगों को फाइंड आउट करनी हो तो तुम्हें बताया था E का अपोजिट होते, सेम ही चीज चल रही है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मेरी होगी वो P का अपोजिट होगी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव P होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी भाई। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। 2 रह गया, अच्छा 2, ठीक है 2 रख लो, यही कहना चाह रहे हैं। तो 2 रह गए, कोई बात नहीं 2 रख लीजिए। मेरे से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछेगा एग्जैक्टली, मेरे से ये पूछेगा P के साथ क्या होगा, X के साथ क्या होगा, जनरली ये पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, शायद हो सकता है ऊपर से ना उतार पाए हो। उतारना शुरू कीजिए। डायरेक्शन बता दो सर, एक बार बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं अभी, पहले उतार लो सर, डायरेक्शन की बात कर लूंगा, ऐसे भी सिखा दूंगा, ऐसे भी सिखा दूंगा।
न्यूमेरिकल भी आता है क्या फॉर्मूले पर? नॉर्मली नहीं आता भाई, नॉर्मली नहीं आता, मैं तो नहीं देखा अब तक। ये पूछ लेता है एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा, डायपोल मोमेंट के साथ कैसे वेरी करेगा, तो वो बात अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आता वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अगर आएगा भी तो कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो। कीजिए भाई, उतारिए सर। हाँ ज्योति जी बताइए। सर ये आपने जो यहाँ पे ये सॉल्व किया है ना सर, 4 को डिवाइड किया है 2d और 2x में, सर नीचे नीचे। हाँ सर ये जो आपने मार्क किया हुआ है 4 को हमने वो डिवाइड कर दिया ना 2d और 2x से, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके बाद बता दीजिए सर। अच्छा देखो, मैंने इस चीज को तोड़ कैसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर ये क्लियर हो गया सर, इसके नीचे। इसके नीचे ना, हाँ जी सर। देखो d की वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि डाइपोल की कंडीशन होती है कि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। जी सर। समझे? तो d को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। यस सर। समझे नहीं समझे पहले बताओ, नहीं तो दोबारा दूसरे तरीके से बताऊंगा। नहीं सर आगे क्लियर। हाँ जी सर हो रहा है क्लियर। d को आपने नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब d को 0 कर दो, तो यस x सर। स्क्वायर का स्क्वायर कितना बच जाएगा? x की पावर 4। यस सर। तो p ये कितना, p ये कितना 2x आया ना? यस सर। यस सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ गया? जी सर। 4, तो 1x से 1x कैंसिल हो गया। जी सर। तो क्या बचा? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x क्यूब। जी सर। क्लियर? यस सर। और सर ये जो आपने डायरेक्शन बताई है ना, डायरेक्शन बताइए सर आपने। बता रहा हूं दूसरे तरीके से बता डायरेक्शन, कोई बात नहीं आप रखिए, ठीक है? जी सर। चलिए चलिए डायरेक्शन की बात कर लेता हूं, बड़े बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में। डायरेक्शन का दो मतलब है, देखो यहां माइनस आया, दो तरीके से समझ सकते हो आप। यहां क्या आया मेरा? माइनस। अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल भी आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, आप कहीं पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, और अगर वो करंट की वैल्यू माइनस आ जाती है, अगर वो करंट की वैल्यू माइनस आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी आप लोगों ने केवीएल पढ़ा होगा, भरत सर ने तुम लोगों को पढ़ाया होगा। अगर करंट कभी आप किसी लूप में करंट फाइंड आउट कर रहे हो, और वो करंट आपने पहले अपनी तरफ से करंट I1 एज्यूम किया, बाद में जब उसकी वैल्यू आई वो माइनस में आ गई, तो इस बात का यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आपने माना था वो डायरेक्शन गलत है, सही डायरेक्शन उसका अपोजिट है, सही डायरेक्शन उसका अपोजिट है। यहां पर E की वैल्यू क्या आई? माइनस। E की वैल्यू क्या आई? माइनस। इस माइनस का मतलब ये हुआ कि भाई जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, जिस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसका अपोजिट है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसका अपोजिट है। तो अगर मैं यहां पर जज करूं, अगर मैं यहां पर अपने डाइपोल वाले सर्किट से जज करूं, इस इक्विवेलेंट सर्किट से मैं देखूं, चार्ज जिस तरह रखे इस डायग्राम से हम लोग फील करें, तो मैंने जो माना है ई नेट ये माना है, लेकिन ई नेट किस में आ गया? निगेटिव में। इसका मतलब वास्तव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा, वास्तव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा, यहां से यहां होगा। कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मेरा जो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट रहा होगा डाइपोल के केस में, तो वो कहां से कहां रहेगा? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में।
ठीक है, क्लियर भाई। दूसरी चीज, या ऐसे भी जज कर सकते हो या तुम लोग ऐसे भी जज कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो सकता है, कहीं पर भी अगर आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट की है और वो माइनस आ गई तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने उसे माना था एक्चुअल डायरेक्शन उसका अपोजिट है। इसका मतलब आपने ई नेट उधर की साइड माना था, इसका मतलब ई नेट वास्तव में इस साइड आ रहा है। इस साइड आने का मतलब है उधर मैंने कौन सा चार्ज लिया, नेगेटिव, इधर कौन सा लिया, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं कह सकता हूं जो मेरी डायरेक्शन नहीं होगी, जो मेरी डायरेक्शन नहीं होगी वो डायरेक्शन कहां रही होगी भाई, डायरेक्शन मेरी रही होगी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये डायरेक्शन मेरी रही होगी। दूसरा, ऐसे भी तुम लोग जज कर सकते हो। देखो, जैसे सपोज ये मेरा प्लस चार्ज है, ये सपोज मेरा माइनस चार्ज है, ये मेरा माइनस चार्ज है, माइनस क्यू। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ज्यादा वैल्यू इसकी होगी या ज्यादा वैल्यू इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी? भाई देखो, Q तो दोनों में सेम है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो Q अपॉन R स्क्वायर होगा। इसके केस में R बड़ा होगा, पॉजिटिव के केस में, इसके केस में R छोटा होगा। और जब हर छोटा हो गया तो इसका मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा आ गई। तो मैं कह सकता हूं माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बड़ा होगा, प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो छोटा होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि माइनस Q के पास है, पॉइंट जो है माइनस Q के पास है, उसका डिस्टेंस जो है स्मॉल है। इस वजह से मैं कह सकता हूं माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू ज्यादा होगी। तो रिजल्टेंट जो मेरा रहा होगा वो रिजल्टेंट भी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में रहा होगा। ऐसे भी हम लोग जज कर सकते हैं। अगर सपोज ये मेरा कोई यहाँ प्लस Q1 होता, ये सपोज यहाँ मेरा माइनस, ये प्लस, सॉरी, ये मेरा यहाँ पर माइनस Q1 होता या प्लस ही कह लो यहाँ भी, और ये यहाँ पर माइनस Q1 होता, ये ऐसा, यहाँ मेरा कोई पॉइंट P होता। अब देखो भाई, अब क्या हो रहा होगा, अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बड़ी आएगी और दूसरे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कम आएगी। जब इसकी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब इसका प्रभाव ज्यादा है, इसका प्रभाव ज्यादा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? प्लस से कहां होती है? बाहर की साइड। यानी कि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो मेरी कहां होगी? हम क्या कह सकते हैं? निगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। मेरी जो डायरेक्शन होगी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में जो है, उस डायरेक्शन में जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर रहा होगा। फिर भी डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट लिखिए। डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मूवमेंट के, डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जबकि डिस्टेंस के साथ, जबकि डिस्टेंस के क्यूब का, जबकि डिस्टेंस के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जबकि डिस्टेंस के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं भाई सही समझ में आया होगा, सब कुछ दिमाग में होल्ड हो रहा होगा, क्योंकि रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है, अवकाश का जो है उत्सव है। अवकाश भी एक उत्सव ही होता है, लेकिन वो उत्सव जब मनाया जाता है जब एक बेरोजगारी का तमगा अपने ऊपर से हट जाए, जब रोजगार कुछ होता है, जब 7 दिन 6 दिन काम करोगे तब संडे का महत्व समझ में आता है। बाकी अगर अभी काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए तो सेम है, क्या संडे, क्या मंडे, क्या ट्यूसडे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं मूव करूंगा। बाकी पुत्र हमारे जो हैं उठ चुके हैं, हाजिरी उन्होंने दे दी है। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग मैसेज लिखने का मतलब यही होता है कि हाँ मैं उठ गया, अब मैं उठ गया।
ठीक, अब मैं फिर सो जाऊंगा दोबारा। चलिए, कोई कुछ बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता हो, नहीं तो आगे मूव करता हूं मैं। चलो फिर। ठीक है भैया। गुरुजी चाय समोसा मंगवा दो। समोसे में चटनी भी मंगवा देना, हरे वाली है ना। अब तक हम लोगों ने डाइपोल एक्सिस पर जो है फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस पर। इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है भाई? सपोज ये मेरा एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू मान लो, ये मेरा एक माइनस क्यू चार्ज है। जैसा मैं मानता रहा हूं अब तक, दोनों के बीच मैंने डिस्टेंस को कितना माना है भाई? 2d मानता रहा हूं। इन दोनों के बीच डिस्टेंस में कितना मानता रहा हूं? 2d। ऐसे केस में डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। इक्वेटोरियल एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वो एक्सिस जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर हो और दोनों चार्ज के बिल्कुल बीचों बीच निकल रहा हो, उसे मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल एक्सिस। ये जो एक्सिस रहा होगा इसे मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल एक्सिस। ये जो एक्सिस रहा होगा मेरा, इसे मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, यानी कि डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा एक्सिस जो दोनों चार्ज के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा हो, उसे मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल एक्सिस। पता होगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है एक बार तुम्हें बताना। अब इस एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है मेरा। अब कीजिए भाई, यहां से यहां तक 2d है, तो यहां से यहां तक मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस मेरा कितना रहा होगा भाई? d रहा होगा। ये भी कितना रहा होगा? d रहा होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप लोग x मान लीजिए, जैसे हम सेंटर से मानते आ रहे हैं। इस डिस्टेंस को x मान लिया। अब कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कीजिए थोड़ा बहुत इसमें। अच्छा, हमारे पुत्र को भी समोसे खाने हैं, चटनी विदाउट चटनी। ठीक है, मिलेंगे समोसे तुझे। डंडा तैयार रखना। करो, कुछ तो निकालो भाई इसमें, कुछ तो माथा पच्ची करो, क्या रहा होगा। उसी तरह से काम होना है। इस पॉइंट पर E निकालोगे, एक इसके कारण E निकलेगा, एक इसके कारण E निकलेगा। पाइथागोरस, बिल्कुल पाइथागोरस भी लगेगी। अगर ये D है और ये x है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जी संडे यार, थोड़ा तो मनना चाहिए। हम तो जॉब वाले लोग हैं, ना, जो जॉब नहीं करते उनके लिए संडे भी होता कुछ। चाय समोसा हरी चटनी। पूर्ण के आंसू मंगाना। चलिए भाई, मैं ये कराता हूं। तो ये डिस्टेंस जो रहा होगा यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस मैं कह सकता हूं पाइथागोरस से, ये d है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये डिस्टेंस मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर E पॉजिटिव Q के कारण फाइंड आउट कर लो पहले। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना होगा यहाँ पे ये इसका स्क्वायर, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि अंडर रूट का स्क्वायर होना था तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गया। उम्मीद करता हूं इतना चीजें समझे होंगे आसानी से, कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं थी इसमें। अब इसके अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट पी है, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई, ये होनी चाहिए, ये होगा मेरा ई पॉजिटिव क्यू, है ना। इसी तरह से ई निगेटिव क्यू फाइंड आउट करते हैं, ई ड्यू टू निगेटिव चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये चार्ज कितना क्यू, डिस्टेंस कितना वही सेम उसका स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए। दोनों वैल्यू सेम ही तो होगी, हाँ या ना भाई, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मल्टीप्लीकेशन के लिए चार्ज भी सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी। हाँ डायरेक्शन की अगर बात करूं, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन मेरी ये रही होगी, ये बोलूंगा मैं ई नेगेटिव क्यू, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो वेक्टर है बस, क्लास 9 का टॉपिक तुम लोगों के लिए क्लास 9 का टॉपिक वेक्टर, उससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। दो वेक्टर मेरे पास है, एक वेक्टर तो ये है, ठीक है, इसे मैं कह सकता हूं ई, इसे भी मैंने कह लिया ई, इस वैल्यू को ई मान लिया मैंने, इस वैल्यू को भी ई मान लिया, चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी ई रहा होगा सोल्व करने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। इस एंगल को थीटा मान लो, ये एंगल थीटा माना, है ना, तो जरा इस त्रिभुज को अगर बाहर निकाला जाए, इस त्रिभुज को अगर बाहर निकाला जाए, ये कुछ इस तरह का त्रिभुज है, ये वाला, ये एंगल आपने थीटा माना तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये जो एंगल रहा होगा मेरा, ये रहा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चूंकि ये एंगल आपने थीटा माना तो ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल भी मेरा कितना रहा होगा थीटा, ठीक है। जब ये थीटा रहा होगा तो ये एंगल भी मेरा कितना रहा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये पूरा एंगल मेरा जो है, पूरा एंगल, ये कंप्लीट एंगल जो है, ये त्रिभुज ऐसा बनना है, ये भी थीटा हो गया, ये कंप्लीट एंगल जो होगा मेरा, वो कंप्लीट एंगल आएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, यानी कि बराबर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये होना चाहिए, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भाई ये पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 180 माइनस ये पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना होगा 180, पूरे में से ये घटा दो, ये कितना है आपका 180 माइनस 2 थीटा। तो अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूं, ये वाला एंगल जो मेरा आएगा 180 में से ये एंगल घटा दो, यानी कि माइनस 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि बराबर इससे ये कैंसिल, तो एंगल आ गया 2 थीटा, यानी कि ये एंगल मेरा 2 थीटा होगा। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो वो एंगल मेरा 2 थीटा होना चाहिए, वो एंगल मेरा 2 थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर के, आपका एक वेक्टर ये जा रहा है भाई ई, एक वेक्टर आपका ये जा रहा है ई, इसके बीच जो एंगल है 2 थीटा है, इसके बीच जो एंगल है 2 थीटा है, तो मैं कह सकता हूं इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल बीचों बीच जाना चाहिए। यही तो होता, अगर दो सेम वैल्यू के वेक्टर है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, और जब बीचों बीच बिल्कुल जाएगा तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा भाई थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इस ई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और एक इस वाले का ये, और इस वाले का एक ये और इस वाले का भी एक ये, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला रिजल्टेंट मेरा सिर्फ ऐड होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे, यानी कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वो कितना रहा होगा मेरा, यहां से लेकर यहां तक कितना रहा होगा ये ई कोस थीटा, ठीक है। अब इसका ये वाला कंपोनेंट देखो, ये कितना रहा होगा ई कोस थीटा, यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे दो वेक्टर है इसी डायरेक्शन में है और दोनों की वैल्यू कितनी है ई कोस थीटा प्लस
ई कोस थीटा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी मेरी 2e कोस थीटा, 2e कोस थीटा। यहां पर वैल्यू आ जाएगी मेरी 2e कोस थीटा। हो सकता है थोड़ा सा भारी लग रहा हो, लेकिन ऐसा भारी है नहीं, सिंपल सी मैथमेटिक्स है बस। तो यहां पर अगर आप लोग e की वैल्यू किसके बराबर मानी है आपने, ये e क्या माना ये, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो रिजल्टेंट आएगा, जो e नेट आएगा मेरा, e नेट मेरा आएगा 2 इंटू ई कितना आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। यह आया था 2e इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा क्या होगा भाई, कोस थीटा इस वाले ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, ये देख लीजिए आप एक बार आप लोग, इस वाले एंगल में कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू मैं रख सकता हूं बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू मेरी आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर लो तो यहां से वैल्यू मिलेगी मुझे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये देखो क्या है, ये इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, ये आएगा मेरा इंटू डी, ऊपर डी भी है भाई, ठीक है। इस चीज को सोल्व करोगे तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, कि मुझे पता है भाई, कि मुझे पता है 2q इंटू 2d क्या होगा, ये क्या होगा मेरा, ये इतना p, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब d की वैल्यू बहुत छोटी होती है, d x की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो d को मैं क्या कर दूंगा नेगलेक्ट, d क्या कर देंगे नेगलेक्ट। जब d को नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि जो मेरा e आएगा, जो मेरा रिजल्टेंट e आएगा वो आएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे 0 करोगे तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से पावर कट जाएगा इंटू एक्स क्यूब, यानी कि ई रिजल्टेंट मेरा यहां भी मेरा ई रिजल्टेंट जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब होगा। कैसा, जिस तरह से वहां पता, कहां पता, डाइपोल एक्सिस पता, जिस तरह से डाइपोल एक्सिस पर था उसी तरह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब होगी भाई। डायरेक्शन की अगर बात करो तो डायरेक्शन जो मेरा रहा होगा तुम लोग देख सकते हो, ई नेट की जो डायरेक्शन रहेगी, एक वेक्टर में रह गया एक में रह गया, तो रिजल्टेंट कहां होगा, यहां होगा, यानी कि प्लस से माइनस। इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की तरफ होगी, ठीक है। देख लीजिए भाई आप लोग, कुछ पूछना हो तो पूछे, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी लेकिन ऐसा भी नहीं, इतनी टफ भी कैलकुलेशन नहीं है कि सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं याद रख रहे तो इतना तो, एक तो डायरेक्शन याद रख लेना, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये याद रख लेना, एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये याद रख लेना, बाकी प्रूफ इस तरह से होता है प्रॉपर। उतारिए आप लोग, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई, कंफ्यूजन आ सकता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है। पूछ नहीं रहे हो कुछ, सब समझ में आ गया, अच्छा। तरुण भी कह रही है शादी करके भी समोसा खा रहे, कोई नहीं, बहन खिलाएगी आपको पराठे आलू के, तुम लोगों के कारण समोसे खाने पड़ रहे हैं मुझे, नहीं तो संडे था आज घर होता मैं भी आलू के परोठे खाता, लेकिन क्या करूं भाई, तलवार लटका दिया आयोग वालों ने, तुम्हारे गले पे भी मेरे गले पे भी।
तुम यहाँ समोसा खाने की बात कर रहे हो। तुम लोगों की वजह से भरत सर ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। 3 महीना लड़की देखने जाना था, आज उन्हें प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लड़की वालों को साफ बोल दिया कि अब 3 महीने मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो मतलब सोचो। हाँ सचिन जी बताइए। सचिन जी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। ये तो बहुत बड़ी सर उन्होंने हमारे लिए मतलब आहुति दे दी हमारे लिए। मजाक कर रहे लेकिन मतलब वही है ना, बाकी समय नहीं है ना भाई। जी सर, जी सर। बाकी चीजों के समय नहीं है, सुबह शाम भी क्लास लेनी है, नौकरी भी करनी है, तो सब नहीं निकल पाता। ये तो है सर, असल में 3 महीने देना पड़ेगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस कोई सर। बात नहीं, 2-3 महीने लेट हो जाएगा। 35 साल जी लिए, 6 महीने और जी लिए, क्या हो गया? जी सर, जी सर। 30 साल के बाद शादी नहीं होती, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो वो स्टेज पहले बरस साल पार कर चुके, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। भाई 35 और 35 फर्क पड़ता नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना? चलिए पूछना था। थैंक यू। नहीं नहीं सर, ऐसे ही पूछो। ओके ठीक। अच्छा, रूबी कह रही है भरत सर के बाल उड़ जाएंगे तो लड़की नहीं मिलेगी। फिर बाल उड़े ना उड़े, पेट भी तो कम होना चाहिए रूबी। अब भरत सर को दिक्कत है ना, भरत सर के साथ भी 2 टास्क है। पहला टास्क ये है कि नौकरी करनी है, दूसरा 3 टास्क है, सॉरी 2 नहीं 3। दूसरा टास्क पहली नौकरी करनी है, दूसरा टास्क तुम लोगों को पढ़ाना भी है, ठीक है, और तीसरा टास्क अपना पेट भी तो कम करना, जब भी तो लड़की हाँ करेगी। आजकल देखा नहीं लड़कियों के नखरे कितने ज्यादा होते हैं। लड़की साफ मने कर देते हैं, हमें नहीं पसंद लड़कियां, हमें लड़का पसंद नहीं है, साफ मने कर देते हैं। संदीप कुमार कह रहे हैं एसडीओ है, मैं एसडीओ नहीं, चाहे मैं डीएम भी हो, लड़की तब भी मने कर देती है। आजकल जनरेशन चेंज है, आजकल जनरेशन बहुत चेंज है भाई। जब मुसव्विर अली कह रहे हैं जॉब है तो मिल जाएगी लड़की। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी जाओ एक बार जॉब पर, अपनी तोन तान थोड़ी बढ़ा लेना, ठीक है, शकल थोड़ी सी गंदी सी कर लेना, फिर जाना लड़की को देखने। जॉब नहीं, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी होगा, तब देखना तुम्हें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले मैं देख लूं मेरी बीवी तो ऑनलाइन नहीं है। हाँ अभी नहीं है, फिर ठीक है। फिर पता चलता है मुझे उल्टा पड़ जाता मामला। हाँ सचिन बताइए। हाँ मैंने कहा सर इस चीज का ध्यान रखा करो सर। हाँ ये सबसे मेन है ना, सबसे मेन है सर ये। पता चला मुझे आज हाँ सही करूंगी तो बहुत क्लास कुछ बोलता है, ठीक है। ऑनलाइन का ये है ना थोड़ा सिस्टम, यस सर, कुछ भी बोलिए आगे अपने घर बात खत्म, सबूत खत्म। ये तो रिकॉर्डेड क्लास है सर। हाँ ये कुछ भी नहीं बोल, एक बार को अगर मैं देख लूं एक बार, कभी पता चला तुम्हारे चक्कर में। हाँ नहीं अभी ठीक है, अभी सही चल रहा है। ठीक जी 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 जी, चलो ठीक है सर, ठीक है। बाइक में इस पर उतार लिया होगा आप लोगों ने, लिखे पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, वो ज्यादा मेन है। तो डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन मैंने तुम लोगों को समझा दिया। डायरेक्शन देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप। देखो भाई इसके कारण इधर गया, इसके कारण इधर गया, तो रिजल्टेंट इधर रहा होगा। तो इसे कौन सी डायरेक्शन कह सकता हूं मैं? प्लस से माइनस, ठीक है। लिखिए इक्विटोरियल एक्सिस पर, इक्विटोरियल एक्सिस पर, इक्विटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इक्विटोरियल एक्सिस पर, इक्विटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या ई की डायरेक्शन, ई लिख लीजिए सिर्फ, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, अब समझ जाओगे। इक्विटोरियल एक्सिस पर ई की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी। इक्विटोरियल एक्सिस पर ई की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी।
ठीक। पॉइंट नंबर 2, इक्वेटोरियल एक्सिस पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा। थर्ड पॉइंट, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³ होगा भाई। सेम चीज है एक्सियल वाली, लेकिन बस डिफरेंस इतना है, वहां पर जो डायरेक्शन हो रही थी वो डायरेक्शन माइनस से प्लस जा रही थी, यहां पर जो डायरेक्शन जाएगी वो प्लस से माइनस जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आया होगा बढ़िया करके। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करता हूं। अगला टॉपिक ऐसा है, उसका आंसर आप लोग निकाल के दोगे मुझे, मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा। 2 चीजें तुम लोगों को सिखा चुका, तीसरी तुम लोग निकालोगे, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन आया है तो पूछ सकते हो। सिंपल सा रूल है, आपको पहले ये पहचानना कि क्वेश्चन में आपसे कहां पूछा है, एक्सियल पर पूछा या इक्वेटोरियल पर पूछा। इक्वेटोरियल बना लो या एक्सियल बना लो, उसके ऊपर सुपर पोजिशन लगाओ। सुपर पोजिशन लगाने के बाद डायरेक्शन वायरेक्शन देखो, वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है यूज करो, वहां से इक्वेटोरियल एक्सिस पा जाएगी। और अगर एक्सियल पर निकालोगे तो उसमें तो इतना खास वेक्टर का कुछ यूज हो भी ना, यहाँ थोड़ा एंगल वैंगल का निकालना पड़ भी रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो तुम लोग पढ़ाओगे मुझे, V एट डाइपोल एक्सिस। V एट डाइपोल एक्सिस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल एक्सिस। ठीक है, ये मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है +Q, ठीक। ये मेरा कोई नेगेटिव चार्ज है -Q, ठीक। ये मेरा कोई पॉइंट है P, ठीक। इस डिस्टेंस को मैंने माना कितना 2D, ठीक। इस डिस्टेंस जैसे मानते आ रहे हैं सब उसी तरह से ये सेंटर रहा होगा मेरा यहां पर, यहां से ये डिस्टेंस माना मैंने x। निकालो भाई V एट P, निकालो, फाइंड आउट करो अपने आप। V एट P क्या होना चाहिए? मैं तुम लोगों को E बता चुका, V तो और भी आसान होता, E में तो r² होता, यहाँ r² भी नहीं होता। तो निकालिए आप लोग, खुद बताइए मुझे निष्कर्ष निकाल के कि क्या होना चाहिए। याद नहीं रखोगे, फॉर्मूला याद नहीं होता, कॉन्सेप्ट याद रखना कैसे निकालना है। मेरे से पोटेंशियल पूछा डाइपोल एक्सिस पे, तो सबसे पहले तो डाइपोल बनाओ, उसके बाद डाइपोल एक्सिस लो, डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट P लो। अब तुम लोगों को पोटेंशियल निकालना मैं सिखा चुका हूं, क्या फॉर्मूला होता है, एक एक करके दोनों का लोगे, सुपर पोजिशन फॉलो करेगा, उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा, फाइनल आंसर आएगा। वहां से जो भी ऑप्शन में दिया है वो कर लो। ड्राइव करना इतना बड़ा काम नहीं, मुश्किल 10-15 सेकंड का काम होता है, जब तुम लोगों की प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी तो। कीजिए भाई से सोल्व। मुसव्विर कह रहे हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक। बाकी और कुछ मुसव्विर, इसके अलावा कुछ? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बिल्कुल यही जानना चाह रहा था मैं। बाकी लोग कीजिए भाई, अपने आप से ट्राई करो, अब अपने आप से ट्राई करो। आंसर मेरे से मिलाना बाद में, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो एक बार। स्कूटी से गया तो फिर कहां पे तो टाइम लगेगा। ठीक है, मेरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा इतना। सबके लिए मंगा तो दूं, लेकिन इन लोगों का सबका एड्रेस नहीं है ना मेरे पास। कोरियर वाला भी देर में पहुंचाएगा, ठंडे हो जाएंगे तब तक। बाकी लोग बताओ भाई, रूबी आंसर लिखो। सानू चौहान का आंसर आया है, संदीप कुमार का आंसर आया है। बाकी लोग भी बताओ भाई जल्दी जल्दी।
देखते हैं भाई, v निकालना, इसके कारण v निकाल लो। v ड्यू टू पॉजिटिव q इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये कितना x, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक x प्लस डी, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं x प्लस डी, ये होना चाहिए। इसी तरह से v ड्यू टू माइनस q इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन x माइनस डी। थोड़ा सा सोल्व कर लो, v इक्वल्स टू होगा v पॉजिटिव q माइनस v माइनस q इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे, यहां क्या आएगा 1/x प्लस डी, यहां क्या आएगा -1/x माइनस डी। इतना आसान सी चीज है, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या आएगा x माइनस डी, ठीक, माइनस x प्लस डी यानी कि -x माइनस डी अपॉन x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये देख लो क्या खटफट रहा, ये कट गया, -2d बचा, तो यहां से वैल्यू देखोगे तुम लोग तो क्या आएगा भाई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस का 2x आया है, सॉरी माइनस का 2d, माइनस का 2d आया है अपॉन x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये कितना हो गया -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d नेग्लिजिबल हो जाएगा इनटू x स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा। और जो मैंने माना है, मैंने ये माना है, यहां देखो मैंने क्या माना, मैंने माना है ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, उसकी वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब इसके कारण पोटेंशियल बड़ा होगा, इसके कारण बड़ा होगा पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल मेरा माइनस में आएगा। पोटेंशियल मेरा इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव रही होगी, ये कह सकता हूं मैं। तो खैर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर बात करो, तो डायरेक्शन नेगेटिव रही होगी, जो मैंने माना इसके कारण बढ़ा है, लेकिन पोटेंशियल इसके कारण बढ़ा नहीं रहा होगा, पोटेंशियल इसके कारण बढ़ा होगा भाई, ठीक है, पोटेंशियल उसके कारण बढ़ा होगा। कोई ये मत कहना कि सर पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, कोई ये मत कहना कि पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा था मैं। लेकिन हाँ, इस माइनस से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूं कि इसके कारण पोटेंशियल बड़ा होगा, इसके कारण पोटेंशियल छोटा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सेम आगे की तरफ मूव करते हैं भाई। पूछना है किसी को कुछ? चलिए फिर उतार लो आप लोग। चलिए फिर टाइम लगेगा कितना? डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट उस पर पड़ेगा, ये चीज हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है। ये इस तरह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई यूनिफॉर्म, ठीक है। डाइपोल है कोई तो मैं कह सकता हूं, इसे कह लो पॉजिटिव Q, इसे कह लो माइनस Q, ये रहा होगा, इसके बीच जो डिस्टेंस रहा होगा वो 2d रहा होगा। अब देखो कोई एक चार्ज है मेरा, कोई मेरा एक चार्ज है, अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख रहा हूं तो इतना तो मुझे पता है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इतना तो मुझे पता है कि उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। और वो फोर्स कितनी लगती है ये भी तुम्हें पता है, क्योंकि E बराबर F अपॉन Q होता है।
तो F बराबर E इंटू क्यू होगा। तो मैं कह सकता हूं इस वाले चार्ज के ऊपर जो मेरा फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F। मेरा E बराबर मैं जो पढ़ता हूं, E बराबर मेरा F अपॉन क्यू होता है भाई। तो F बराबर अगर मैं कहूं तो क्या होगा, E इंटू क्यू, यानी कि फोर्स वेक्टर बराबर E वेक्टर इंटू क्यू। तो मेरी यहां पर जो डायरेक्शन नहीं होगी फोर्स के, चार्ज कैसा माइनस, ये चार्ज कैसा माइनस। तो यहां पर अगर फोर्स की बात करो, या एक काम करो थोड़ा चीजें आसान बनाने के लिए इसे माइनस ले लो, कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छी फील आए इसलिए मैं कर रहा हूं। इसे माइनस ले लो और इसे प्लस ले लो भाई, थोड़ा सा अच्छा दिखे जिससे, ये सॉरी, इसे माइनस ले लो, इसे प्लस ले लो। तो इस पर अगर फोर्स की डायरेक्शन की मैं बात करूं, इस पर फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो F इक्वल टू क्यू ई होता है, E की डायरेक्शन में होता है। E की डायरेक्शन कहां है ये, तो यहां पर फोर्स रही होगी ये रही होगी मेरी F बराबर कितना, Q इंटू ई। ठीक है, यहां पर फोर्स कितनी रही होगी, F बराबर क्यू ई होता है, लेकिन क्योंकि चार्ज माइनस है तो फोर्स माइनस आएगी। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट आएगी। तो यहां मैं कह सकता हूं यहां पर फोर्स रहेगी ये, और कितना रही होगी इसकी वैल्यू, F बराबर क्यू इंटू ई, ये रहा होगा। अब देखिए आप लोग, दोनों पर, इस डाइपोल पर दो फोर्स लगी हुई है और दोनों फोर्स इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा यूनिफॉर्म, यानी कि E की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू भी सेम है। क्यों, क्योंकि डाइपोल है। तो मैं कह सकता हूं दो फोर्स लगेगी लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, दोनों इक्वल वैल्यू की होगी, इसलिए F नेट कितना हो जाएगा, जीरो। F नेट कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं कह सकता हूं जब किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ई, और दूसरे सेम वैल्यू के चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, दोनों फोर्स इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट फोर्स मेरा कितना होगा, जीरो। यहां तक उतारिए, इसमें लिख पाता हूं फिर मैं। पैरेलल हो जाएगा डाइपोल, बिल्कुल पैरेलल। बताएंगे क्यों होगा सूरज, अभी बताएंगे, लेकिन अभी यहां तक कल ही लिखिए। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। चलिए अब देखिए भाई, अब चूंकि फोर्स तो ठीक है जीरो लग रही है, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील लो, ये मेरा कोई डाइपोल है, इस पर मैंने इधर फोर्स लगाया, इस पर मैंने इधर फोर्स लगाया, तो ये रोटेट तो करेगा, ये रोटेट करना चाहिए भाई। ये इस पर इसे इधर खींचेगा, ये इसे इधर खींचेगा, तो इस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहिए ऊपर की साइड, ये जो है ऊपर की साइड मूव करना चाहिए ऐसा इस डायरेक्शन में। तो यानी कि फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो लग रही है लेकिन रोटेट हो रहा है, तो मैं कहूंगा फोर्स तो जीरो लगेगी बट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा,
रिजल्टेंट फोर्स जो होगी मेरी वो तो मेरा जीरो लगेगी, लेकिन जो मेरा टॉर्क होगा वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा टॉर्क? क्योंकि ये दोनों फोर्स इस तरह से लग रही है कि वो इसे रोटेट कराएगा, वो इसे क्या कराएगा? रोटेट। इस वजह से मैं कहूंगा कि टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। और टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क बराबर होता है मेरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स अगर यहां पर देखो, फोर्स कितना हो गया मेरा? Q इंटू ई। फोर्स कितना हो गया? Q इंटू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये होगा भाई, यहां से लेके यहां तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो अगर इसे मैं एंगल थीटा कह रहा हूं, इसे मैं एंगल थीटा कह रहा हूं, तो ये जो रहा होगा मेरा, ये कितना हो जाएगा? 2d साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा मेरा? 2d साइन थीटा। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, यानी कि ये जो मेरा डाइपोल है, डाइपोल एक्सिस मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ई के साथ एंगल थीटा अगर बना रहा है, तो ये एंगल थीटा हुआ। जब ये एंगल थीटा होगा, ये 2d है, तो ये कितना हो जाएगा? 2d साइन थीटा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि QE इंटू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। इसे थोड़ा सा सोल्व हम लोग करेंगे तो तुम लोगों को पता है Q इंटू 2d क्या हो जाता है? P। तो मैं यहां कहूंगा P इंटू E इंटू साइन थीटा, P इंटू E इंटू साइन थीटा। या फिर थोड़ा सा ऐसा और ऑब्जर्व करो, वेक्टर फॉर्म अगर इसे हम लोग लाए, क्योंकि टॉर्क है तो टॉर्क बराबर मेरा होगा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। P और E का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा, P और E का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा क्या होगा? टॉर्क के बराबर। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, लेकिन एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कितना होगा मेरा? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। तुम लोग खुद बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1, और साइन थीटा यानी कि थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूं जब डाइपोल एक्सिस और ई परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब लगेगा। और अगर जीरो पूछ लो, जीरो कब लगेगा? जब थीटा जीरो होगा, यानी कि जब ये डाइपोल बिल्कुल पैरेलल होगा, या फिर कह लो इस डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच एंगल जीरो होगा, तो उस केस में मेरा टॉर्क मिनिमम होगा। तो मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा कितना होना चाहिए? मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा होना चाहिए 0, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा होना चाहिए 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हैं इस तरह से चीज, ठीक है? लिख लीजिए भाई ये पॉइंट, टॉर्क बराबर P इंटू ई, और मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे होगा। डाइपोल एक्सिस और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मिनिमम टॉर्क बराबर 0। लिखिए यहां पर नीचे मैक्सिमम टॉर्क के लिए डाइपोल एक्सिस, मैक्सिमम टॉर्क के लिए डाइपोल एक्सिस और ई के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। डाइपोल एक्सिस और ई के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ई के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जबकि मिनिमम टॉर्क के लिए डाइपोल एक्सिस और ई एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। डाइपोल एक्सिस और ई एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। डाइपोल एक्सिस और ई एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसकी नीचे कर दो थोड़ा सा। ओके, उतार लिया होगा आप लोगों ने भाई, ये उतार लिया होगा।
अभी जो पोटेंशियल सरफेस नाम बता रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। इक्वी मतलब इक्वल, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब होगा इक्वी प्लस पोटेंशियल, इक्वी प्लस पोटेंशियल, यानी कि अगर मैं जानना चाहूं इसका थोड़ा सा मतलब हम लोग जाने तो इसका मतलब रहा होगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब रहा होगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी कि मैं कह सकता हूं ऐसी सरफेस जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, उसे हम लोग कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, यानी कि ऐसी सरफेस जिस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहा हो, ऐसी सरफेस को मैं बोलूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। भाई लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। ठीक, आगे की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। तो जैसा अगर सपोज ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है भाई, तो इस पॉइंट चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट P लूं, तो तुम लोगों को गॉस थ्योरम भी बताया था, वो पॉइंट P यहां भी हो सकता है, डिस्टेंस पर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो यह एक सरफेस ऐसी बनी होगी, एक गोलाकार, एक स्फेरिकल ऐसी सरफेस बनी होगी जो r डिस्टेंस पर रही होगी, और उस पर हमेशा पोटेंशियल कितना रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, चार्ज ये q है अपॉन r। तो r की वैल्यू सेम है, स्पेयर है, तो यहां भी r, यहां भी r, यहां भी r, यहां भी r, यहां भी r। तो मैं कह सकता हूं किसी पॉइंट चार्ज के लिए एक इक्वी पोटेंशियल, एक किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो मेरा स्पेयर होगा, कोई भी किसी भी डिस्टेंस r पर जो मेरा स्पेयर होगा, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा। मतलब कि ये मेरा पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कोई भी आप गोला अगर ले रहे हो, कोई भी स्पेयर अगर आप ले रहे हो, तो इसका मतलब उस स्पेयर पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रही होगी, यानी कि वो क्या रहा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो लिखिए पॉइंट, आप पॉइंट चार्ज के लिए स्पेयर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए स्पेयर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए स्पेयर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा। क्लियर, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। देखो, अगर ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम इस पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा होगा भाई। इस पॉइंट पर अगर पूछूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा होगा। इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं तो वो ये रहा होगा, हाँ या ना, यहां पर ये रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। देख लो, ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर, यहाँ ये सरफेस है, टेंजेंट ये रहा होगा तो इसका परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ये टेंजेंट रहा होगा तो इसका परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। लिखिए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरा कोई भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कह दो पॉइंट ए, ये कह दीजिए पॉइंट बी। तो अगर मैं किसी चार्ज को, यदि मैं किसी चार्ज को ए से बी मूव कराऊं,
यदि मैं किसी चार्ज को ए से बी मूव कराऊं तो वर्क डन कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने तुम्हें बताया था ये मेरे कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर यहां से यहां मैं कोई चार्ज मूव करा रहा हूं, तो उस केस में जो मेरा वी ए बी रहा होगा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, वो कितना रहा होगा? चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन अपॉन उस चार्ज की वैल्यू, तो V बराबर W अपॉन Q होता है। तो अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए से पॉइंट बी मैं मूव करूं तो कितना वर्क डन की आवश्यकता होगी, ये मुझे पूछा गया। अब तुम लोग बताओ भाई, यहां पर W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V ए बी इंटू Q। वी ए बी क्या होगा मेरा? वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। और जब सेम होगा डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो मैं कह सकता हूं किसी चार्ज को अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाया जाए, किसी चार्ज को यदि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए से पॉइंट बी, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। वर्क डन कितना होगा? जीरो। लिखिए पॉइंट भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मुझे पता है वर्क डन बराबर वोल्टेज गुना वोल्टेज डिफरेंस गुना चार्ज होता। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वोल्टेज सेम होगी तो यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस जीरो होगा, तो जीरो गुना कुछ भी बराबर जीरो। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने पर या किसी चार्ज को मूव कराने पर वर्क डन कितना चाहेगा? नीचे कितना चाहेगा? जीरो। लिखिए किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जीरो वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जीरो वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जीरो वर्क डन की आवश्यकता होगी। जीरो वर्क डन की आवश्यकता होगी। जीरो वर्क डन की आवश्यकता होगी। यही होता बस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इतना ही होता वर्क